ओके, अब हम लोग एक और क्वेश्चन आता है हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर। उसमें ये रहता है कि हमको एक बाइकवार्ड सर्किट दिया रहता है, लो पास 3 ओप एम्प बाइकवार्ड सर्किट, और बोलता है कि इसका एक एक्सप्रेशन फाइंड करो। या उसमें एक और क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है कि ट्यूनिंग एल्गोरिथम क्या होता है, उसको शो करो। ट्यूनिंग एल्गोरिथम क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स का। तो उस सब क्वेश्चन का आंसर ये इसके थ्रू हमको देना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द बाइकवार्ड सर्किट 3 ओप एम्प बाइकवार्ड सर्किट, आप सबसे पहले बाइकवार्ड सर्किट बना लोगे। ये बाइकवार्ड सर्किट है जो आपको दिख रहा है। स्पेसिफिकली वही वैल्यू रखना है जो मैंने रखा हुआ है, क्योंकि ये R5 है, ये R5 है, ये R4 है, ये C2 है, ये R1 है, ये C1 है, ये R3 है, और दिस इज़ 1 R2। ठीक है, यहाँ का वोल्टेज है V1, ये वोल्टेज है V2 डैश, ये वोल्टेज है V3, ये वोल्टेज है V2। इसको मैं अगेन नाम दे रहा हूँ T1, T2, T3। तो दिस इज़ T1। T1 एक आपको पता है कि बाइकआउट सर्किट में 3 ओप एम्प होते हैं। पहला ओप एम्प जो रहता है T1 वो यूनिटी फॉलोवर या यूनिटी गेन होता है, वोल्टेज फॉलोवर होता है। दूसरा होता है सिंपल इंटीग्रेटर, और लास्ट वाला होता है लॉसी इंटीग्रेटर। ये हमने बना लिया था सर्किट पहले भी। अब हम लोग को वापस जाना है, इसे ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो सबसे पहले T1 फाइंड करते हैं। T1 T1 को देखो, T1 ये T1 है, तो यहाँ पे अलग से T1 को बनाते हैं। दिस इज़ T1, दिस इज़ माइनस, दिस इज़ प्लस, R5 R5 V2 V3। ठीक है, यही था। V3 इनपुट था, V2 आउटपुट था। तो इसमें आ जाएगा रिजल्ट आपका V3 इज इक्वल टू माइनस V2, या V2 इज इक्वल टू माइनस V3। वोल्टेज फॉलोवर है और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो इसका जो गेन होगा 1 होगा, तो V2 इज इक्वल टू माइनस V3 इसमें आएगा। या इसको ऐसा लिख देते हैं, V3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ V2। तो इस सर्किट का जो आउटपुट वोल्टेज है V3 V2, उसका वैल्यू आ गया माइनस V3। इसी को मैं लिख सकता हूँ V3 इज इक्वल टू माइनस V2, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब दूसरे सर्किट की तरफ चलते हैं। सर्किट नंबर 2, सर्किट नंबर 2 ये रहा है। तो दिस इज सर्किट नंबर 2। इसमें एक R लगा है, एक C लगा है। R का नाम है मेरे ख्याल से R4, और ये है C2। दिस इज़ माइनस, दिस इज़ प्लस। इसका जो इनपुट है वो V2 डैश है, आउटपुट जो है V2 है। देखो, सॉरी, आउटपुट जो है V3 है। तो आउटपुट V3, इनपुट जो है V2 डैश है। तो इससे ये एक इंटीग्रेटर है सिंपल। तो इसमें क्या होता है, आउटपुट इज इक्वल टू होता है 1/CS 1/R4 C2S, माइनस साइन इन्वर्टिंग के लिए। इनपुट है V2 डैश, या इसको लिख सकते हैं V2 डैश इज इक्वल टू माइनस R4 C2S V3, ये लिख सकता हूँ। एंड अगेन V3 की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं माइनस V2। तो V2 डैश इज इक्वल टू जाएगा माइनस R4 C2S V2, और माइनस V2 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो V2 डैश इज इक्वल टू जाएगा R4 C2S इंटू V2। तो आपको V2 डैश मिल गया इतना। ठीक है, तो ये भी हमने बना लिया है, ये रहा V2 डैश इज इक्वल टू दिस थिंग, इक्वेशन नंबर 3। अब आते हैं हम लोग अपनी बड़ी सर्किट पे, जो कि सर्किट नंबर 3 है। ये सर्किट, इस सर्किट में यहीं पे समझाते हैं इसको। इनपुट जो है वो है V1, आउटपुट जो है वो है V2 डैश। ठीक है, यहाँ से एक और इनपुट कनेक्टेड है इसमें से, ये देखो V2। ये समर सर्किट था जिसके 2 इनपुट थे, V1 और V2। आउटपुट जो था V2 डैश है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट पे KCL अप्लाई करता हूँ। इसको नाम दे दिया पॉइंट नंबर A, और इसका वोल्टेज दे दिया VA। लेट्स से दिस इज पॉइंट नंबर 2। इस पॉइंट पे मैं KCL अप्लाई करता हूँ, तो कहाँ से जाएगा, VA माइनस V1, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस। तो VA माइनस V1 डिवाइड बाय R3 एक। ठीक है, दूसरा लगेगा दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, ये। तो VA माइनस V2 डिवाइड बाय R2, दूसरा हो गया। एंड थर्ड वन, ये वोल्टेज, ठीक है, ये वाला वोल्टेज और ये वाला वोल्टेज। तो VA माइनस V2 डैश डिवाइड बाय दिस इम्पीडेंस,
अब ये इम्पीडेंस क्या होगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है R1 और C1 का, इसका एक इम्पीडेंस होगा Z, R1 पैरेलल विथ 1/C1s। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। सो इसका जो KCL आया है यह है, देखिए VA माइनस V1 डिवाइड बाई R3, VA माइनस V2 डैश डिवाइड बाई दिस Z इम्पीडेंस। तो दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R एंड C एंड VA माइनस V2 बाई R2, VA माइनस V1, VA माइनस V2 और VA माइनस V2 डैश, ये तीनों आ गए। ठीक है, अब हमको पता है वर्चुअल ग्राउंड होता है, वर्चुअल ग्राउंड के कारण यहाँ का जो वोल्टेज होता है वही वोल्टेज यहाँ पर भी होता है। यहाँ का वोल्टेज तो जीरो है, तो यहाँ पर का वोल्टेज भी जीरो होगा, मतलब VA की वैल्यू जीरो होगी। तो VA की वैल्यू रख दिए जीरो, इक्वेशन बन जाएगा ऐसा। ठीक है, अब इसमें V2 डैश की जो वैल्यू है वो हम लोग रखते हैं इस इक्वेशन से, थर्ड से। तो V2 डैश की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V2 यहाँ पे मैंने रख दिया, तो वैल्यू बन गई ऐसी, देख पा रहे हो आप लोग। अब इसमें V1 वाला टर्म एक तरफ रखते हैं और V2 वाले टर्म को एक तरफ ले जाते हैं। तो V1 तो एक ही टर्म है और ये बाकी पूरा टर्म को मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये बन गया ऐसा। ठीक है, इसमें से एक काम करते हैं, V2 को कॉमन ले लेते हैं, दोनों में V2 है, V2 को कॉमन ले लिया और यहाँ R1 R2 का एलसीएम ले लेता हूँ। R1 R2 का एलसीएम ले लिया तो R2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, R1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो R2 मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस R1 C1s मल्टीप्लाई विथ R4 C2s प्लस R1, ठीक है, डिवाइड बाय R1 R2। अब इसमें हम लोग काम करते हैं, V2 को तो इधर ही रखते हैं, इस R3 को एक काम करते हैं, इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, V1 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, R1 R2 को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो इसको सब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा लिखते हैं, V2 बाई V1 इज इक्वल टू, ये ऊपर चला गया तो माइनस R1 R2 डिवाइड बाय ये पूरा टर्म, ये वाला टर्म इनटू R3, ये सब नीचे में आ गया। तो ये बन जाएगा ऐसा। इसमें मैं फिर ब्रैकेट ओपन करता हूँ, ब्रैकेट ओपन करने के बाद फाइनल जो इक्वेशन आता है वो बनता है इस टाइप से। आप इसको सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई करना है बस ब्रैकेट को ओपन कर करके। अब इसमें जो एस स्क्वायर के साथ जो टर्म लिखा हुआ है ये, ठीक है, इस एस स्क्वायर वाले टर्म के साथ जो लिखा हुआ है उसको मैं बाहर निकालता हूँ और इसको डिवाइड करता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। इसमें एक R4 का भी टर्म आएगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करने के बाद ये टर्म को पूरा का पूरा, ये जो टर्म लिखा हुआ है इस टर्म को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड करने के बाद ये बचता है, V2 बाई V1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन R3 R4 C1 C2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 बाई R1 C1s प्लस 1 अपॉन R2 R4 C1 C2। तो दिस इज़ अवर आंसर जो हमको पूछा था, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लो पास फिल्टर यूजिंग 3 ओप एम्प बाइक्वाड सर्किट। तो ये हो गया अपना 3 ओप एम्प बाइक्वाड सर्किट का ये जो एक्सप्रेशन था वो आ गया। अब इसको हमको स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन से कंपेयर करते हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन ये होता है, ठीक है। इसको जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये टर्म कंपेयर होगा इस टर्म के साथ, ये वाला जो टर्म है वो टर्म कंपेयर होगा इसके साथ, और ये वाला जो टर्म है वो कंपेयर होगा इसके साथ। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर जो टर्म है वो इसके साथ कंपेयर हो रहा है, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू हो जाएगी इतनी, ठीक है, अंडर रूट R2 R4 C1 C2। वैसे ही ये वाला टर्म इसके साथ कंपेयर हो रहा है, तो H नॉट ओमेगा नॉट यहाँ से ये आ जाएगा, ओमेगा नॉट की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ इससे पहले, तो अब H की वैल्यू आ जाएगी इतनी R2 बाई R3। सिमिलरली इस टर्म को कंपेयर करेंगे इस सेकंड टर्म के साथ, तो यहाँ से Q की वैल्यू निकल जाएगी दिस R1 स्क्वायर C1 R2 R4 C2। अब एक काम करते हैं, इसमें हम लोग एक काम करते हैं, R4 को, ठीक है, R4 को C1 को और C2 को 1 ले लेते हैं। पहला काम करो, R4 को C1 C2 को 1 ले लेते हैं। तो R4 को 1 ले लिए, C1 C2 को 1 ले लिए, तो बचा क्या, ओमेगा नॉट पे चलते हैं सबसे पहले। ओमेगा नॉट क्या था, ये, ठीक है, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू इतनी थी। R4 को 1 ले लिया, C1 को 1 ले लिया, C2 को 1 ले लिया, तो ओमेगा नॉट बचा 1 अपॉन अंडर रूट R2। दूसरा चलते हैं H के पास, H बच गया R2 बाई R3। तीसरा चलते हैं Q के पास, Q बच गया R, आपने क्या क्या लिया है, R4 को 1 ले लिया, C1 C2 1 ले लिया है, तो जो Q रहेगा वो बचेगा R1 अपॉन अंडर रूट R2।
ठीक है, तो ये 3 आ गया। अब इसमें देखिए क्या होगा, अब होता क्या है, जैसे आप मेरे को बोले कि आपको सर्किट बनाना है और उस सर्किट का गेन आपको रखना है 100, क्वालिटी फैक्टर रखना है 50 या 5 रखते हैं लेट्स से, और ओमेगा नॉट की वैल्यू रखनी 1000 हर्ट्ज रेडियन पर सेकंड। तो मैं क्या करता हूँ, ये 3 वैल्यू दिया है और ये 3 वैल्यू देखो इतने सारे पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रही है, R1 R2 R3 R4 के ऊपर। तो मैं सबसे पहले ओमेगा नॉट को सेट करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास बाइक्वाड सर्किट का पैरामीटर है, डिज़ाइन है, ऐसा बाइक्वाड सर्किट बनेगा, कहाँ पे R1 लगेगा, कहाँ पे R2 लगेगा, कहाँ पे R3 R4 लगेगा, सब मेरे को पता है। अब मेरे को सब चीज़ पता है, बस मेरे को क्या करना है, उनकी वैल्यू रखनी है। तो मैं ओमेगा नॉट के वैल्यू के हिसाब से R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, R3 की वैल्यू, या जो R2 R4 और C1 C2 ये चारों की वैल्यू मार्केट से ख़रीद के ले आता हूँ और ये चारों की वैल्यू निकाल लेता हूँ कि इतनी इतनी वैल्यू की मेरे को ये रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो मेरे को 1000 हर्ट्ज मिल जाएगा। अब मैं R1 R2 R4 C1 और C2 की वैल्यू ले आया। अब होगा क्या, ओमेगा नॉट तो सेट हो गया, ठीक है। अब आप देखिए जब हम H पे जाते हैं या हम क्वालिटी फैक्टर पे जाते हैं, अब मेरे को क्वालिटी फैक्टर कितना करना है, 5। अब 5 करने के लिए मैं देखता हूँ मेरे पास R1 C1 इतनी इतनी वैल्यू है। अब मैं सबको फिर सेट करता हूँ, R4 की वैल्यू, C2 की वैल्यू, C1 की वैल्यू। तो यहाँ से पता चलता है कि यार अब तो मैं सामान ले आया हूँ, R4 ले आया हूँ, C1 ले आया हूँ, C2 ले आया हूँ मार्केट से जाके अलग अलग वैल्यू का, और वो ओमेगा नॉट के हिसाब से लाया हूँ। उन तीनों वैल्यू से मेरे को क्वालिटी फैक्टर तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर नहीं मिल रहा है तो फिर क्या करूँगा, मैं इन वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करूँगा। चेंज करने की कोशिश करूँगा तो फिर मेरे को नया वैल्यू लाना पड़ेगा और उससे फिर ओमेगा नॉट चेंज हो जाएगा। मतलब एक पैरामीटर को चेंज कर रहा हूँ तो दूसरा पैरामीटर चेंज हो रहा है। तो वो वैसे ही R2 को चेंज करने से H चेंज हो जा रहा है। तो इस टाइप से बहुत सारे रेजिस्टेंस और बहुत सारे कैपेसिटेंस हो गए मेरे पास, 2 कैपेसिटर हो गया है और काफ़ी सारा रजिस्टर हो गया है, और सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। एक को चेंज करो तो दूसरा चेंज हो जाता है, दूसरा को चेंज करो तो तीसरा चेंज हो जा रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा यही सोचने में कि एक बहुत सारे हीट एंड ट्रायल मेरे को लगाना पड़ेगा और फाइनली मेरे को देखना पड़ेगा कि किसकी क्या वैल्यू रख रहे हैं, तब जाके एक सर्किट बनेगा। और ऐसे मेरे को अगर बहुत सारे सर्किट बनाने हैं तो फिर दिन भर यहीं लग जाएगा मेरे को। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, R4 और C1 C2 को सबसे पहले 1 ले लेते हैं। अब देखो इससे हुआ क्या, अब जो ओमेगा नॉट है केवल R2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब मेरे को केवल R2 को फिक्स करना है ओमेगा नॉट के लिए। R2 फिक्स हो गया। अब R2 एक बार फिक्स हो गया मतलब मेरी ओमेगा नॉट फ्रीज हो गई, इसको मैं चेंज नहीं करूँगा। अब मैं जाता हूँ H के लिए, तो R2 को तो चेंज नहीं करना है मेरे को, तो मैं R3 को वेरी करूँगा केवल। अब मेरा बर्डन सिर्फ इतना है कि मेरे को R3 को चेंज करना है उसके हिसाब से, H के हिसाब से। फिर तीसरा मैं जाता हूँ Q के पास, तो R2 और R1 है इसमें, तो केवल मैं R1 को चेंज करूँगा। तो ये बोल सकते हैं कि ओमेगा नॉट R2 के ऊपर, H जो R3 के ऊपर और Q जो है वो R1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो अब मेरे को सिर्फ 3 वैल्यू डिसाइड करनी है, वो भी एक ही बार, R3 R1 R2। एक बार ये वैल्यू डिसाइड हो गई तो सबसे पहले R2 डिसाइड कर लिए, क्योंकि ओमेगा नॉट केवल R2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। R2 डिसाइड होने के बाद R3 डिसाइड कर लिए और R1 डिसाइड कर लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या डिसाइड करोगे, ओमेगा नॉट यानी कि R2, उसके हिसाब से आप H और Q डिसाइड हो जाएगा। अब मेरे को R4 C1 C2 बार बार हीट एंड ट्रायल करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक बार मैंने R2 डिसाइड किया, बाकी ऑटोमेटिकली सेट हो गई। अब Q की वैल्यू अगर मेरे को चेंज करने बोलता है, कोई 5 से 6 करने बोलता है, तो मैं केवल R1 को चेंज करूँगा, Q की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो एक चीज़ को ट्यून कर रहा हूँ, जब मैं एक पैरामीटर को ट्यून कर रहा हूँ तो दूसरा पैरामीटर अफेक्ट नहीं हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्यूनिंग एल्गोरिथम। सब पैरामीटर आपस में इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ट्यूनिंग एल्गोरिथम। तो सबसे पहले क्या डिसाइड करोगे आप, R2, उसके बाद H और Q में जाओगे। तो ये प्रोसीजर है, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्यूनिंग एल्गोरिथम, ठीक। एक क्वेश्चन था इसमें शायद नहीं लिखा है, तो ये क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, एक न्यूमेरिकल है जो अपन नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करते हैं।